गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का पवन के यूट्यूब चैनल स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत दिनों से बच्चे मेरे से प्रश्न पूछे जा रहे थे जिनका जवाब मैं नहीं दे पाया। अब इस वीडियो के माध्यम में आपके हर एक प्रश्न का, चाहे वो ये जानना हो कि कौन से अध्याय आपके सिलेबस में है सेकंड टर्म में, या एक और प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछ रहे थे कि भाई हमें मानचित्र, एक तो सोल्यूशन बताएं उनका और दूसरा जो है ये भी बताएं कौन से इंपॉर्टेंट है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने माध्यम से कि आपको अच्छा जो है इस वीडियो के ज़रिए आपको दिशा निर्देश दे सकूँ कि आपने पेपर की तैयारी कैसे करनी। तो हर प्रकार के वो प्रश्न जो आप मुझसे पूछ रहे थे उनमें कुछ प्रश्न मैंने आपके ये लिए हैं इस वीडियो में, जिनका मैं आंसर देने वाला हूँ। कब होंगे, कौन से अध्याय पाठ्यक्रम में नहीं है, सिलेबस क्या है, मानचित्र कौन कौन से महत्वपूर्ण है और प्रश्न पत्र कितने अंकों का और अंकों का विभाजन क्या रहेगा, इतिहास विषय में अच्छे नंबर लेने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, और अंत में एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि आने वाले दिनों में आपके लिए मैं कौन सी वीडियो जो है भेजने वाला हूँ और वो क्यों इम्पोर्टेंट है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी डेट शीट की, कब होंगे। ये +1 की फाइनल जो है लिस्ट आपके एचपी बोर्ड की साइट में जो पड़ चुकी है, आप वहाँ से निकाल कर रख सकते हैं, वो ज़रूरी है। समय रहेगा इवनिंग का 12 से 45 से लेकर 4 बजे तक आपका पेपर रहेगा, ड्यूरेशन ये रही, ठीक है। और बाकी अगर हम देखेंगे कौन कौन से आपके पास सब्जेक्ट हैं आर्ट्स में, तो आपका ये डेट शीट रहेगी। और अगर मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ तो इतिहास के लिए 19 तारीख को आपका पेपर है, और इससे पहले कोई आपका बड़ा पेपर नहीं है, तो आप बड़े अच्छे से तैयारी जो है कर सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर के साथ आप इसको जो है वो हासिल कर सकते हैं। हर एक पेपर के लिए आपके लिए जो उचित समय दिया गया, अगर पॉल साइंस की बात करें 19 के बाद 23 को आप 4 दिन आपको जो है वो तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपकी अच्छी डेट शीट जो इस बार आई है। फिर करते हैं, एक और डेट शीट पड़ी है एचपी बोर्ड की साइट में ही, ये +2 के उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने फर्स्ट टर्म में अच्छा नहीं किया, वो अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, किसी में कम है या फेल हो गए हैं, वो बच्चे जो है यहाँ पर अपने पेपर इस डेट शीट के अनुसार जो है वो देख सकते हैं। और इसी वजह से अब उनके जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी लेट जो है शुरू होंगे, फाइनल एग्ज़ाम या रेगुलर एग्ज़ाम। इससे पहले क्या देना पड़ेगा उनको, जो जिस पेपर में वो रह चुके हैं उनके लिए जो है ये पेपर इस डेट्स के अनुसार आपको देने होंगे। समय का रहेगा 8:45 से लेकर 12 नून। शुरू कब से हैं, 10 मार्च से आपकी ये शुरू है। अब तीसरी जो डेट शीट वहाँ पर पड़ी है वो अभी टेंटेटिव पड़ी है, अभी इसमें हो सकता है चेंज कर दे गवर्नमेंट, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। ये +2 के लिए है। और अगर इसको भी देखें हम तो हिस्ट्री की बात होती तो हिस्ट्री में ज़्यादातर ये ऑप्शंस नहीं रहती है, बहुत कम बच्चे हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ज्योग्राफी लेते हैं। आपका सीधा ही पॉल साइंस जो है सबके पास होता है। पॉल साइंस अगर देखें तो 7 तारीख को है और हिस्ट्री जो है वो 15 तारीख, तो सफिशेंट टाइम है आपके पास, जो है लगभग 7 दिन बैठते हैं कि उसमें आप अच्छी तैयारी करिए और अच्छे नंबर हासिल किए। तो ये बोलेंगे कि मेरे पास समय नहीं था, बिल्कुल गलत है, आपकी डेट शीट बहुत अच्छी डाली गई है। अब बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न की, और वह कौन से अध्याय पाठ्यक्रम में नहीं है। इसमें बहुत सारा संशय बच्चों में अभी भी जो है रहता है, जबकि ये पिछले साल से चला आ रहा है। देखिए अभी तक हमारा फर्स्ट टर्म ये खत्म हो चुका +1 वालों का। अब हमारे पास जो चैप्टर बचते हैं वो कुल रहते हैं 5, लेकिन 5 में से भी एक चैप्टर हटा दिया गया हुआ, मूल निवासियों का विस्थापन, ठीक है। और एक चैप्टर इसमें नहीं दिखाया गया है, वो है औद्योगिक क्रांति। तो इसका मतलब औद्योगिक क्रांति को नहीं दिखाया गया तो वो आएगा नहीं, ऐसा नहीं, वो आएगा, लेकिन उसमें से कोई भी जो है चीज़ हटाई नहीं गई है। तो जो चीज़ें हटाई गई ना उनकी जिक्र यहाँ पर किया गया है। अगर आपके पास ये पेपर, ये कागज़ है तो अगर आप संस्कृतियों का टकराव पढ़ रहे हैं तो उसमें पिंजारो और इंका लोग, इंका सभ्यता के बारे में नहीं लिया गया है, क्लियर। तो इसका मतलब जो दूसरी सभ्यता है उनको ही आपने पढ़ना है। तो जो विषय काट दिए गए हैं या वो मतलब अध्याय जो पूरी तरह से काट दिया, उसकी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी, क्लियर है। इसी तरह से +2 की जानकारी आपको यहाँ से मिलेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे जो लेसन है, टोटल है 15, लेकिन यहाँ 10 ही बताए गए हैं। लेकिन इसका मतलब जिनके नाम नहीं आए हैं वो हैं, लेकिन उनमें से कुछ भी नहीं काटा गया है, क्लियर है। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या आपका सिलेबस रहेगा सेकंड टर्म के लिए। अभी जो पेपर होने वाले हैं +1 के लिए, ये 4 अध्याय हैं 7वां, 8वां, 9वां और 11वां। याद रखना, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, जिसमें हम यूरोपियन समाज की 14वीं से 17वीं शताब्दी की बात करते हैं, और उसमें हम बात करते हैं पुनर्जागरण की, मानवतावाद की, या धर्म में परिवर्तन जो आया, धार्मिक जो
आंदोलन हुए उनकी चर्चा हम इस लेसन में करते हैं, तो ये आपने करनी है तैयारी। संस्कृतियों का टकराव, जिसमें जो है हम जो है माया या इंका सभ्यता के बारे में या फिर दूसरी जो एंजेटिक सभ्यता है उनके बारे में, अमेरिका की सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, ये लेसन आएगा। औद्योगिक क्रांति, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले इंग्लैंड में हुई, उसकी चर्चा हम इस लेसन में, मतलब ये भी आपका लेसन आने वाला है। फिर 11वां आधुनिकरण के रास्ते, पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशंस, ये चैप्टर भी आप करें। तो 4 चैप्टर, कुल मात्र 4 चैप्टर की आपने तैयारी करनी है। अब आता है मानचित्र, इन्हीं में से मानचित्र भी होंगे, लेकिन मेरी नज़र में जो इंपॉर्टेंट है वो है, याद रखना है, अरावाक, एंजेटिक और माया सभ्यता। ठीक है, संस्कृतियों के टकराव से ये इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो इनको आपने भरना आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है दास प्राप्ति स्थल, ये किसी न किसी को जरूर आएगा 100%। तो इसको दास प्राप्ति स्थल आपने जो है बड़े ध्यान से जो है वो इसको बार बार करना, और मैंने ये डाला भी है। अभी ये मेरे को डालने के लिए रहेंगे, मैं आपको जल्दी ही भेजने वाला हूँ। ब्रिटेन में लोहा और कोयला उत्पादन क्षेत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनसे कम इंपॉर्टेंट है। और ब्रिटेन सूती वस्त्र उद्योग, इनको भी आपने देखना है। तो अधिक आपने मानचित्र की तैयारी करनी, तो इनको तो जरूर देखकर ही जाएं। क्लियर है जी। उसके बाद +2 की बात कर लेते हैं। +2 के लिए आपके 5 चैप्टर जो है इस सेमेस्टर में जो है वो रहेंगे। पहला, इसी का संशय सबको था कि मुगल दरबार शासक और विभिन्न नीतिवृत्त, क्या ये रहेगा? बिल्कुल रहेगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है यहीं से मानचित्र का भी आपका पड़ जाए, तो इसलिए आपने इसकी तैयारी बिल्कुल फुली करना है। और बड़ा 8 नंबर का क्वेश्चन भी यहीं से आने की संभावना रहती है। क्लियर है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको छोड़िएगा नहीं। फिर आता है विद्रोही और राज, 1857 का विद्रोह सॉरी की बात होती है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर काफ़ी है। 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी आने की संभावना रहेगी। 12वां औपनिवेशिक शहर, नगर योजना और स्थापत्य, ये भी आपका सिलेबस में। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे प्रश्न 3 नंबर के दूसरे प्रश्न यहाँ से आने की पूरी संभावना, और साथ में यहीं से मानचित्र भी आने की जो संभावना रहेगी। 1857 का विद्रोह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है मानचित्र रहेगा, जिसकी चर्चा नीचे में करूंगा। विधानसभा का निर्माण, ठीक है, विधानसभा नहीं, संविधान का निर्माण, ये 5 चैप्टर जो है आपके सिलेबस में है। अब जो मानचित्र में आपको, बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा क्या थी, ये आने की संभावना है। शेरशाह सूरी, अकबर, औरंगजेब का साम्राज्य, इन तीनों के साम्राज्यों को आपने देख लेना है, मैं जल्दी ही भेजने वाला हूं आपको। 1857 का विद्रोह का मुख्य केंद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ चुका है, मैंने भेज दिया है, आप वीडियो में इसको देख सकते हैं, बड़ा इजी है भरना, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, कहाँ कहाँ जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चला, चाहे संविधान, चाहे आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट हो, हर प्रकार का जो आंदोलन हुए आज़ादी के लिए, वो स्थान, महत्वपूर्ण स्थान, उनकी चर्चा भी हम जो है ये भी मैं आपको भेजने वाला हूँ। तो ये आपके महत्वपूर्ण मानचित्र बनते हैं। अब आता है चौथा प्रश्न कि प्रश्न पत्र कितने अंकों का और अंकों का विभाजन किस तरह से रहेगा। ये वैसा ही है जैसा आपका प्रीवियस पिछला जो आपका फर्स्ट टर्म जो है गुजरात पेपर, उसी तरह से रहेगा। देखिए, ये जो मार्क्स की जो डिवाइडेशन थी ये मैंने ही करी थी, और सौभाग्य है कि एसपी बोर्ड ने इसे स्वीकृति दी। और पहला एजुकेशन पॉलिसी में अगर बात करें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पहला जो आपका पेपर आया वो इसी तरह से आपको आया था, जिसमें पास होना बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है। देखिए, 10 नंबर का आपका MCQ आते हैं, आपको ऑप्शन दी होती है, आप आराम से सभी चैप्टर में से आपको 10 नंबर का जो है MCQ आते हैं, ऑप्शंस होती है, आपने सिर्फ चॉइस करके लिखना है। फिर 11 से 15 5 जो क्वेश्चंस और आते हैं, जो या तो फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे या फिर जो है सही या गलत होंगे, या किसी भी फॉर्म में ये आ सकते हैं, है ना। तो जरूरी नहीं है कि ये फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, ये भी बिल्कुल इजी होंगे, बताना ही है आपको। सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर हो गए। उसके बाद एक और आता है सोर्स बेस क्वेश्चन, पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और उसी में से आपको जो है पता करना है क्वेश्चन के आंसर। और ये 5 नंबर का देखिए कितने 20 नंबर तो यही हो जाते हैं, और बिल्कुल ईजी है। उसके बाद जो है अब बारी आती है कि थोड़े से बड़े क्वेश्चन जो है, और इतने बड़े भी नहीं होते। 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए 17 से 20, 17, 18 और 19 जो क्वेश्चन नंबर होता है वो 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। 3 क्वेश्चन जो है आपके होते हैं, आपको ये करने होते हैं, ठीक है जी। ये 4 होंगे, 17, 18, 19 और 20, 4 दिए होंगे, और आपने करने हैं 3, कोई 3 आपने करने हैं, और इस तरह से आपके ये 9 मार्क्स आपको मिल जाएंगे बहुत ईजिली। उसके बाद 21 बाई 23, ये 3 क्वेश्चन जो है ये होंगे वेरी लॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चन, जैसे पहले आए थे आपको। लेकिन यहाँ पर बच्चे गलती क्या कर रहे हैं कि 8 नंबर का क्वेश्चन है और इसके कम से कम 8 पॉइंट तो भैया होने ही चाहिए।
मिनिमम 8 उसके जो है पॉइंट जो है वो लिखना जरूरी है। मान लीजिए जैसे आप आ जाता है कि 1857 इसके विद्रोह के परिणाम क्या हुए, तो कब उसके परिणाम के कम से कम 8 मिनट तो लिखिए कम से कम, तो 8 नंबर तभी आपके आ सकते हैं, लेकिन आप बहुत कम लिख रहे हैं इसलिए आपके नंबर जो है उतने नहीं आ रहे। तो ये वो बच्चे जो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं उनके लिए अच्छे नंबर लेने की तैयारी के लिए ये जरूरी है करना। फिर आता है 2400 और 2500 क्वेश्चन जो अथवा में आता है या में आता है। उसमें क्या है, आपको या तो पहला करना है या तो दूसरा करना है, और ये 5 नंबर का रहेगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन वैसी है जिससे जितना अपना फर्स्ट टर्म का पेपर जरूर देखिएगा उसी तरह से आपको अगला पेपर भी आएगा। अब आते हैं जरूरी दिशा निर्देश कि इतिहास में अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं तो क्या क्या किन किन बातों का ख्याल रखना है। पहला, प्रश्न पत्र में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर अंकों के आधार पर, आगे अंक लिखे होते हैं, कितने नंबर का है, ये 1 नंबर का है, 2 सॉरी यहाँ पर मैं इसको चेंज करना भूल गया हूँ, 2 नंबर का भी आपको नहीं आता है, 3 और 8 नंबर का आपको आता है। तो अंकों के हिसाब से कितने, अगर 3 अंकों का होगा तो कम से कम 80, अगर मैं कहूँ हेडिंग वाइज की बात करूँ तो 3 हेडिंग आने चाहिए, लेकिन उसमें ज़्यादा मटेरियल नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, 80 शब्दों में ही आपको ये देना है। तो शब्दों का जरूर ख्याल रखें, आप ज़्यादा लिखेंगे तो आप ज़्यादा लिखने पर भी 3 नंबर ही हासिल कर पाएंगे, 3 से 4 नहीं होंगे, 5 नहीं होंगे। 8 नंबर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा, मैंने कहा 8 हेडिंग कम से कम आपके पास चाहिए, और उनके बारे में सारांश भी अच्छे से लिखिए। फिर आता है मानचित्र का कार्य, जो HB पेंसिल से, बहुत सारे जो है वो दूसरी ही पेंसिल से कर लेते तो वो नंबर नहीं मिलते हैं, याद रखना इस चीज़ को। आपको HB पेंसिल से, और वो पेंसिल जो अच्छी चलती हो, सुंदरता से काम करना है, बहुत अच्छे से काम करना, उसकी डिस्क्रिप्शन को भी जरूर लिखें। आपने जहाँ पे मानचित्र की डिस्क्रिप्शन लिखी हो वहीं पर उस मानचित्र को भी लगा के आप नथी करें, ये जरूरी होता है। तो लिखाई का विशेष ध्यान, बहुत सारे बच्चे अच्छा लिखते हैं, मतलब उनको ज्ञान है उस विषय का, लिखा तो ठीक, लेकिन जो लिखाई है बहुत बेकार है, उस स्थिति में आपके नंबर जो है कम आएंगे। हो सकता है गलती से किसी एक जगह उसको लगा कि ये गलत है तो सारा क्वेश्चन भी कट सकता है। बेहतर है सुंदर राइटिंग हो सकती है, तो बिना देखे भी कई बार नंबर मिल जाते हैं, तो सुंदर राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके हेडिंग जो है दूसरी इंक में होकर या मोटे अक्षर में लिखकर। और एक और चीज़ कि जब भी आप प्रश्न लिख रहे होते हैं ना, चाहे 3 नंबर का चाहे वो 8 नंबर का, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, या कुछ डेट्स होती हैं, या कुछ किसी के नाम होते हैं, उनको अगर आप अंडरलाइन करेंगे ना तो वो भी आपको, जो आपका देखने वाला है एग्जामिनर है, वो एकदम से कहेगा कि इसने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करी है, और वो चीज़ें लिखना जरूरी है जिसके आपका नंबर आते हैं। तो अगर वो चीज़ें हैं तो आपको फुल मार्क्स जो वो मिलेंगे। तो क्लियर है, इन बातों का विशेष ख्याल रखें। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि बहुत सारे बच्चे जो है प्रश्न पत्र का जो संख्या है वो इसी को बदल देते हैं। आप कर रहे हैं, आपको लगा कि मेरे का तीसरा प्रश्न जो है आ रहा है, सॉरी तीसरा नहीं क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव होंगे अब, पर इनका भी नंबर वही होना चाहिए, सीरियल नंबर। आपने मान लीजिए 5वां क्वेश्चन जो है वो 5वां क्वेश्चन जो है किया है ऑब्जेक्टिव का, लेकिन आपने किया उसको सबसे पहले, तो आपने क्या कर दिया, वहां लिख दिया प्रश्न 1, बदल दिया ना आपने, था वो 5, तो आपने भाई नंबर प्रश्न संख्या नहीं बदलनी है। ऐसा बच्चा करते हैं, तभी मैं ये कह रहा हूं। तो आप जो प्रश्न संख्या उस क्वेश्चन पेपर में है वही आपने आगे लिखनी है, चाहे आप स्टार्ट कहीं से भी करिए, लेकिन अधिकतर ये ख्याल रखिए कि ऑब्जेक्टिव जितने भी है 10 के 10 एक लाइन में ही तरतीब वाइज जो है करें, 1 2 3 4 सीरियल वाइज आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी तरह 15 तक जो है ये सीरियल नहीं बदलने चाहिए, ये आपसे रिक्वेस्ट। अब मैंने आपको ये एक चीज़ और कहा था कि मैं अंत में ये चीज़ भी आपको बताने वाला हूँ कि आपको आने वाले समय में या अभी जो इसके बाद जो वीडियो आएंगी वो संदर्भित होंगी आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर के ऊपर। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मॉडल क्वेश्चन पेपर जितनी जल्दी आपके लिए बना सकूँ और आपके लिए भेज सकूँ, वो उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो आपके लिए सहायक होंगे अच्छे नंबर के लिए भी और पास होने के लिए भी। अब इसके लिए आपको शुभकामनाएं। गवर्नमेंट ने 21वीं शताब्दी में जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपनाया, और जिसके माध्यम से आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप दोनों ही पेपर का अगर टोटल करके देखेंगे तो 20 + 20 जो 40 अंक तो आपके ऑब्जेक्टिव ही बन रहे हैं। 100 में से बात कर रहा हूँ मैं, 100, और उसमें से 40 ये हो गए, और आपके जो है 20 नंबर जो है वो टीचर्स दे रहे हैं। सोचिए 8 नंबर, तो इतना इजी है पास होना। तो सभी अध्यापकों को, अभिभावकों को और बच्चों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अच्छे से पेपर दें, मैनेज करें सभी चीज़ का, और अच्छे नंबर लेकर हासिल जो है पास हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।